एजेंडा फॉर यू। आज है 31 जुलाई 2020 और मैं 31 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट अप इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? आवर ऑप्शंस आर फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना दक्षिणी फ्रांस में स्थापित की जा रही है। परियोजना का 5 वर्षीय जनसमूह चरण 28 जुलाई 2020 को शुरू हुआ और 2025 के अंत तक उत्पन्न होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना की कीमत 20 बिलियन यूरो है और उन प्रक्रियाओं को दोहराया जाएगा जो सूर्य के लिए शक्ति का स्रोत है। ITER का अर्थ है लैटिन में द वे। परियोजना ये प्रदर्शित करने के लिए की गई है कि संलयन शक्ति वाणिज्य स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है और ये स्वच्छ और असीमित शक्ति प्रदान करेगी। सो आवर राइट ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? आवर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है और इस नई नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। इस नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी जो 1968 में और 1986 में पहली बार अपनाने के बाद 3 दशकों में पहली है। दूसरे NEP 1992 में अपनाया गया था। नई NEP का मसौदा 2019 में इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सो आवर राइट ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Question number 3, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Paytm Money? Paytm Money के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Our options are प्रवीण जाधव, वरुण श्रीधर, गोपिंदर गोयल, रितेश अग्रवाल। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वरुण श्रीधर इक्विटी ब्रोकरेज के लॉन्च और विकास का नेतृत्व करेंगे एवं NPS गोल्ड सेवाओं और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाओं के विस्तार में मदद करेंगे। इससे पहले वो फाइनेंशियल इंडिया में CEO के पद में कार्यरत थे, जहां उन्होंने रियलमी पेसा को लॉन्च किया। ऑनलाइन निवेश धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी का स्वामित्व पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा के पास है। श्योर राइट ऑप्शन बी, वरुण श्रीधर। Question number 4, which PSU has signed an agreement with IIT Kanpur for training, research and entrepreneurship development in smart grid technology? किस PSU ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आवर ऑप्शंस आर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिजली मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत PFC अपने कंपनी सामाजिक दायित्व के तहत 2.38 करोड़ रुपए IIT कानपुर को वित्तीय सहायता के रूप में देगी। समझौते का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास के लिए ढांचागत सुविधा विकसित करने में IIT कानपुर को सहायता उपलब्ध कराना है। सो आवर राइट ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन।
क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज साइन an MOU with India for cooperation in the field of traditional systems of medicine and homeopathy? किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आवर ऑप्शंस आर केन्या, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी। जिम्बाब्वे ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। समझौता ज्ञापन होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा, जो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए होगा। संधि का प्राथमिक उद्देश्य समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। सो अवर राइट ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 6, which country will collaborate with India for conducting antimicrobial resistance research? जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग करेगा? आवर ऑप्शंस आर ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, कनाडा। ग्रेट ब्रिटेन जीवाणुरोधी प्रतिरोधी अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बैक्टीरिया और जीन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से सहयोग करेगा। सरकार ने 5 योजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कीमत 8 बिलियन पाउंड है, जिसमें से 4 बिलियन पाउंड ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुसंधान और नवाचार कोष के लिए दिए जाएंगे। 5 परियोजना की योजना सितंबर 2020 के लिए बनाई गई है। ग्रेट ब्रिटेन भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान भागीदार है और संयुक्त अनुसंधान वर्ष 2021 तक 3,855 करोड़ रुपए का होगा। श्योर राइट ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आवर ऑप्शंस आर अशोक सहानी, डॉक्टर SS बाबू, JK भट्टाचार्य, T चक्रवर्ती। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 प्रोफेसर अशोक सहानी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य लोग वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापट्टनम के डॉक्टर VVS शर्मा को ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। श्योर राइट ऑप्शन ए, अशोक सहानी। Question number 8. The first helicopter service by Pawan Hans under the Udan RCS scheme has been started in which state, union territory? पवन हंस द्वारा उड़ान RCS योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? आवर ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। पवन हंस लिमिटेड द्वारा उड़ान RCS क्षेत्र संपर्क योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारंभ का उद्देश्य पर्यटन का समर्थन करना और राज्य के लोगों को करीब लाना है। उड़ान योजना के तहत देहरादून को नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच हेली सेवा शुरू होने जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाएगी और औसत यात्रा समय को 20 से 25 मिनट तक कम करेगी। पवन हंस लिमिटेड इस मार्ग पर सप्ताह में 3 दिन हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन करेगा। सेवाएं 4 धाम यात्रा तीर्थ यात्रियों को भी सहायता प्रदान करेगी। श्योर राइट ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9. Which squadron of the Indian Air Force is
referred to as the golden arrows। भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज के रूप में जाना जाता है? आवर ऑप्शंस आर स्क्वाड्रन 12, स्क्वाड्रन 102, स्क्वाड्रन 17, स्क्वाड्रन 8। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 को गोल्डन एरोज के रूप में भी जाना जाता है। स्क्वाड्रन को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया गया है और यह पश्चिमी वायु कमान का एक हिस्सा है। स्क्वाड्रन 17 ने भटिंडा एयरबेस से रूसी मूल के मिग 21 जेट का संचालन किया और इसका गठन 1951 में किया गया था। स्क्वाड्रन को वर्ष 2016 में भंग कर दिया गया था, लेकिन डसाल्ट राफेल के आगमन के लिए सितंबर 2019 में पुनर्जीवित किया गया था। 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को फ्रांस के मर्गनाक बेस से भारत पहुंचा। राफेल फाइटर जेट को मिलाकर 2 स्क्वाड्रन होंगे। पहला स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर और दूसरा स्क्वाड्रन हसीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। सो आवर राइट ऑप्शन सी, स्क्वाड्रन 17। क्वेश्चन नंबर 10, with regards to the scheme for promoting domestic manufacturing of medical devices launched recently, consider the following statements. First statement, the scheme has been implemented by Ministry of Health and Family Welfare. Second statement, under the scheme, financial incentives shall be given to selected companies at the rate of 5% of incremental sales of goods manufactured in India. Which of the following statements given above is correct? हाल ही में शुरू किए गए विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। दूसरा कथन, इस योजना के तहत चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री से 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। निम्नलिखित ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? अवर ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ एबव। विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग द्वारा लागू की जाएगी। योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना के तहत चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री से 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी ड्राइव के हिस्से के रूप में विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औषधि विभाग की 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। वर्तमान में भारत 53 महत्वपूर्ण थोक दवाओं के उत्पादन आपूर्ति के लिए चीन से आयात पर निर्भर करता है, जबकि 86% चिकित्सा उपकरण आयात किए जाते हैं। सभी योजनाओं को एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। सो आवर राइट ऑप्शन बी, ओनली 2। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।